हेलो स्टूडेंट्स, हमने बात की प्राकल्पना के अर्थ और उसके विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्राकल्पना के प्रकारों के बारे में। अब तक आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी कि प्राकल्पना कहा किसे जाता है। जब भी हम शोध का कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस शोध कार्य से संबंधित हम कुछ पूर्वानुमान उपकल्पनाएं लगाते हैं और उसके हिसाब से हम अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि ये प्राकल्पनाएं हमारे लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। जब हम इसके प्रकारों की चर्चा करते हैं तो गुडे और हार्ट 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं की बात करते हैं। नंबर 1 पे वे कहते हैं कि ये प्राकल्पनाएं अनुभाविक एक रूपता से संबंधित प्राकल्पनाएं होती हैं। इसका अर्थ वे ये बताते हैं कि समाज और संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे, किंवदंतियाँ इत्यादि प्रचलित होती हैं और ये जीवन से संबंधित होती हैं। ये विचारधाराएं ऐसी होती हैं जो अनुभवों के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता इन्हीं को अपनी प्राकल्पना बनाकर अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाता है और इसकी सत्यता, प्रामाणिकता की जाँच जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनके आधार पर करता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर जो आधारित कथन होते हैं उन तथ्यों का परीक्षण करती हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ये जो उपकल्पनाएं हैं जो प्रथम प्रकार से संबंधित होती हैं वो हमारे सामान्य विचारों से संबंधित होती हैं। कई बार इनको सही नहीं माना जाता क्योंकि ये माना जाता है कि ये संबंधित विचार शोध से नहीं जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ हमारे अनुभवों से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी समाजशास्त्र में ऐसे विचारों और सूचनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और आवश्यक भी हो जाता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं को अनुभवों द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं कहा जाता है। यानी हमारा अनुभव हमें ये कहता है कि स्त्रियों में मालिन स्त्रियां जो हैं वो बहुत चतुर होती हैं और जो पुरुष हैं ये कहा जाता है कि गंजे जो पुरुष होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। तो ये एक ऐसे सामान्य विचार हैं जो हमेशा एक से दूसरी पीढ़ी में चले हुए जाते हैं। दूसरी जो प्राकल्पना के प्रकार बताया गया है वो जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित है। यानी कि कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप जो हैं वो प्राकल्पनाएं बताई गई हैं। ये प्राकल्पनाएं जो हैं इनका उद्देश्य जो हमने अनुभव के आधार पर प्राकल्पनाएं बताई थी उनको तार्किक आधार पर कसना होता है। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य जो है वो उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना होता है और इन्हें जो है वो आगे किसी भी जटिल क्षेत्र में जब हम शोध का या अनुसंधान का कार्य करते हैं तो यह हमें सहयोग प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से गुडे और हार्ट लिखते हैं कि जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए ये प्राकल्पनाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। तीसरे प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं वो विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं, अर्थात कोई भी सामाजिक घटना जो है वो अनेक कारकों से संबंधित होती है, उनका परिणाम होती है। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में तथ्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न चरों के बीच में क्या क्या संबंध हैं उन्हें ढूंढा जाता है। यानी कि कोई भी जो शोध का कार्य हम करते हैं, किसी भी समस्या या विषय का जब चयन करते हैं तो वो किसी एक कारक पर निर्भर नहीं होता, बहुत सारे कारक जो हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से जब हम प्राकृतिक घटनाओं की बात करते थे तब उसमें भी हम ये देखते थे कि बहुत सारे कारक होते हैं और जब सामाजिक घटनाएं तो वैसे भी बहुत जटिल प्रकृति की होती हैं तो उनमें एक से ज़्यादा कारकों के प्रभाव की विवेचना जो है वो की जाती हैं और सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं और जो सामाजिक जीवन से संबंधित बहुत सारे जो बातें हैं वो अमूर्त होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्राकल्पनाएं भी अमूर्त प्रकृति की होती हैं। एक चर का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है वह सब इनमें देखा जाता है और इसमें इंटरडिसिप्लिनरी जो है मेथड्स वो भी यूज़ किए जाते हैं, उन कारकों को भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से प्राकल्पनाओं के इन 3 प्रकारों के अतिरिक्त सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाओं की चर्चा की जाती है, अर्थात हम हमेशा पॉजिटिव जो है वो वाक्य लेते हैं
जैसे कि शिक्षा और विकास आपस में संबंधित होते हैं। तो यह एक पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक कथन है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर हम इसी को नकारात्मक संबंध में लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और विकास के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं दिखाई देता है, यानी कि शिक्षा विकास की तरफ नहीं ले जाती है, तो ये नकारात्मक कथन से संबंधित हो गया। यदि हम शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पनाओं की विवेचना करते हैं तो हम ना तो सकारात्मक की तरफ ना नकारात्मक की तरफ किसी भी प्रकार के कथन को नहीं लेते हैं, एक न्यूट्रल जो है नल हाइपोथेसिस की कल्पना करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो काम चलाऊ प्राकल्पना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि हमने जो अनुमान लगाया है वो हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकारों से इन प्राकल्पनाओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद।